हेलो लिसनर्स, मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और मैं आयुषी। और आप सुन रहे हैं पर्दा। आयुषी, तुम्हें पता है, क्या? आज एक ऐसी कहानी है जो इतिहास के पन्नों से सीधा निकाल के मैं तुम्हारे पास लाई हूँ। इंटरेस्टिंग। इतिहास के पन्नों से पन्ने फाड़ तो नहीं लाई तुम? मजाक नहीं। पन्ने फाड़ के लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड लेकर आई हूँ जिसको आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब क्या है? गेस करो क्या हो सकता है। शायद किसी ने बहुत अच्छा काम किया होगा हिस्ट्री में, इसीलिए तुम मतलब तभी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया ना। तुम्हें लगता है कि मैं पर्दा में किसी के अच्छे कामों को बताने आऊंगी? नहीं, पर मुझे लगा तुम ऐसे ही बोल रही हो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो अच्छे काम ही आएंगे ना। नहीं, एक ऐसी महिला की कहानी, या फिर क्या एक ऐसी रानी की कहानी जिसने 600 से ज्यादा लड़कियों का मर्डर कर दिया। 600 से ज्यादा? हाँ, और आज तक उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। मतलब मैं क्या बोलूं? क्या था इसमें? प्लीज पूरी तरीके से बताओ। तो इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे हम कोई सच नहीं, एक ऐसी खौफनाक कहानी सुन रहे हैं जिसका सपना भी किसी को नहीं आना चाहिए। 16वीं सदी का यूरोप, हंगरी का एक ताकतवर और रईस परिवार, और उस परिवार में जन्मी एक लड़की जिसका नाम था एलिजाबेथ बथौरी। नाम तो काफी रॉयल लग रहा है, लेकिन तुम जिस तरह बता रही हो मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ नहीं, खौफनाक। कहा जाता है वो अपनी नौकरानियों के साथ बेहद क्रूर व्यवहार करती थी, और ये क्रूरता उसे विरासत में मिली थी उसकी अपनी ही चाची से। मतलब बचपन से ही वॉयलेंस उसके आसपास ही था, उसकी चाची के रूप में। बिल्कुल। और उस दौर में जब हंगरी ओटोमन हमले और अस्थिरता से जूझ रहा था, हिंसा हंगरी में आम बात हो चुकी थी। हर कोई हिंसक हो रहा था। और फिर? फिर फिर क्या? फिर 1575 में उसकी शादी एक ऐसे ताकतवर काउंट से कर देते हैं जिसका नाम था फेरेंक नडास्टी। लेकिन शादी के बाद सबकी जिंदगी में प्यार आता है, और उसकी जिंदगी में जो आया वो अकेलापन था। और सिर्फ अकेलापन नहीं, उसके साथ आया अंधेरा। अंधेरा? मतलब डार्कनेस? कहा जाता है जब उसका पति युद्ध में रहता था तो उसके किले के अंदर यातना दी जाती थी, चीखें गूंजती थी और मौत बांटी जाती थी। वेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब उसका हस्बैंड युद्ध में था, हम्म वो महल के अंदर कुछ ऐसा कर रही थी जो इतिहास के पन्नों में तो दर्ज होने वाला ही था, लेकिन जो भी सुनता था उसकी रूह कांपने वाली थी। ऐसा क्या करती थी? बताते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वो मानती थी कि कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने से उसकी सुंदरता और उसकी जवानी हमेशा बनी रहेगी। क्या? मतलब खून से नहाने से किसी की जवानी कैसे बरकरार रह सकती है? और भला ये कोई एक इंसान कैसे कर सकता है कि किसी के खून से नहा सकता है? मतलब हमारे हाथों में खून लगता है तो हम उसे धुलने के लिए पानी के पास जाते हैं, और पानी मतलब आगे क्या हुआ ये बताओ। 7 अगस्त 1560, ट्रांसल्वेनिया का एक किला, एक्सकैट कैसल, यहीं जन्म हुआ एक ऐसे नाम का जो आगे चलकर इतिहास के सबसे खौफनाक कहानियों में शामिल हो गया। गेस कर सकती हो? इतिहास मतलब बताओ यार, अभी तुम ही बताया बताओ। था, एलिजाबेथ बथौरी। ओ, वही क्वीन जो खून से नहाना चाहती थी। बिल्कुल। मतलब शुरुआत बिल्कुल रॉयल थी, लेकिन एंडिंग बहुत खौफनाक शायद। एंडिंग इतनी खौफनाक कि आज भी उस पर यकीन करना मुश्किल है। कुछ लोगों के अनुसार एलिजाबेथ बथौरी पर आरोप था कि उसने 600 से ज्यादा लड़कियों और यंग फीमेल्स को यातना देकर मार डाला। 600? ये तो किसी हॉरर फिक्शन जैसा लग रहा है। और यही वजह है कि उसकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, लेजेंड बन गई। उसकी जिंदगी को अक्सर जोड़ा जाता है व्लाड थर्ड जैसे खौफनाक नामों से, और कहा जाता है कि इन्हीं कहानियों ने इंस्पायर किया था एक नाम जिसे आज हम कहते हैं ड्रैकुला। मतलब रियल लाइफ हॉरर ने फिक्शन को जन्म दिया। एलिजाबेथ बथौरी की मौत हुई थी, पता है कहाँ? शायद उसके घर पे। चलो ये तुम्हें लास्ट में बताते हैं, लेकिन उससे पहले उसकी कहानी सुनाते हैं। बिल्कुल, आगे सुनाओ। मुझे तो लग रहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है। एलिजाबेथ बथौरी जिस खानदान में पैदा हुई थी उसमें पावर, पैसा, शोहरत सब कुछ शामिल था। मतलब पावर, पैसा, इन्फ्लुएंस सब कुछ तो था उसके पास। सब कुछ, और शायद बहुत ज्यादा। 1571 में सिर्फ 11 साल की उम्र में उसकी सगाई कर दी जाती है।
वो भी उससे जो उस समय सिर्फ 16 साल के थे। और फिर एलिजाबेथ चली जाती है सारवर के उस महल में जहां उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था। इतनी छोटी उम्र और इतना बड़ा चेंज। और यहीं उसकी जिंदगी में आता है एक और इंसान, कौन? उसकी चाची करला पथौरी। ये वही है ना जिसने उसे इन्फ्लुएंस किया था? इन्फ्लुएंस नहीं, शुरुआत। कहा जाता है यहीं उसने सीखा नौकरानियों को कैसे सजा दी जाती है, उन्हें दर्द देना और उस दर्द को महसूस करना। तो इसके बाद? लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ एक इंसान की सोच थी या उसे दुनिया ने भी ऐसा बनाया था? मतलब एनवायरनमेंट भी रिस्पॉन्सिबल था इसमें? बहुत हद तक। 1526 बैटल ऑफ मोकास। इस युद्ध के बाद हंगरी का एक विशाल साम्राज्य टूट गया। ऑटोमन एम्पायर और दूसरी तरफ हैब्सबर्ग मोनार्की, बीच में एक बटी हुई अस्थिर जमीन। और उस इंस्टेबिलिटी का असर शायद लोगों को झेलना पड़ा। सबसे ज्यादा गरीबों पर। किसानों को बना दिया गया दास। जमींदारों के पास था उनकी जिंदगी और मौत का हक। अब सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं, और उसी दुनिया में एलिजाबेथ बतौरी बड़ी हो रही थी। तो उसके लिए वॉयलेंस नॉर्मल बन गया था। एग्जैक्टली। और इसी माहौल में उसने सीखा कि अपने दासों की बेटियों पर कैसे क्रूरता करते हैं। और इसी कहानी में विचक्राफ्ट भी है। विचक्राफ्ट? अरे लेकिन ये वाला एंगल यहाँ कैसे आया? उस दौर में हंगरी सिर्फ राजनीतिक नहीं, धार्मिक अशांति से भी जूझ रहा था। लोग जादू टोना, पुराना पंथ और अंधविश्वासों की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मतलब सुपरस्टिशंस पीक पे थे। और एलिजाबेथ धीरे धीरे काले जादू की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। कहा जाता है उसने अपने आसपास एक ऐसा समूह बना लिया था जो चुड़ैलों का था, जो उसके क्रूर और विकृत खेलों में उसकी मदद करते थे। मतलब ये अब सिर्फ क्राइम नहीं रहा, ये कुछ और ही बनता जा रहा है। एक अमीर लड़की, एक टूटी हुई दुनिया, और एक ऐसा दिमाग जिसमें दर्द ही खुशी बन चुकी है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अगर ये शुरुआत थी तो आगे क्या हुआ? मई 1575 एलिजाबेथ बतौरी की जब शादी होती है, उस समय हंगरी पर रूल कर रहे थे रुडोल्फ सेकंड, एक ऐसे राजा जो रसायन विद्या और जादू टोने में गहरी रुचि रखते थे। मतलब सत्ता के हाईएस्ट लेवल पे भी ये सब बिलीफ मौजूद थे? हाँ, और उसी दौर में सीमा पर लगातार खतरा बना हुआ था। ऑटोमन एम्पायर के साथ लगातार टकराव चल रहा था, और ये आगे चलकर लॉन्ग टर्किश वॉर भी बना। फेरेंक डायनेस्टी लगभग हर समय युद्ध में रहते थे, और पीछे सवर के महल में एलिजाबेथ अकेली रहती थी। और यहीं से वो सब शुरू हुआ। हाँ, यहीं से क्रियोलिटी का रूटीन शुरू हो चुका था। शुरुआत छोटी थी, सजा, दर्द, लेकिन धीरे धीरे ये बदल गई यातना में। एक घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। जब नौकरानी बाल संवारते वक्त गलती कर बैठी, एलिजाबेथ ने उसे बहुत मारा और उसका खून उसकी त्वचा पर गिर गया। और यहीं से कहा जाता है उसे लगा उसकी त्वचा और भी साफ हो गई है और युवा दिखने लगी है, जवान दिखने लगी है। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसी कहानी जो एक खौफनाक विश्वास और एक खौफनाक यकीन था। उसकी करीबी एन्ना दरवूलिया ने उसे यकीन दिलाया कि अगर वो कुंवारी लड़कियों के खून से नहाएगी तो उसकी सुंदरता हमेशा बनी रहेगी। मतलब अब ये सिर्फ टॉर्चर नहीं रहा, मतलब एक रिचुअल बन गया था शायद। एग्जैक्टली। इसके बाद लड़कियों को सिस्टमेटिकली लाया जाने लगा। गरीब किसान परिवारों से उन्हें यातनाएं दी जाती थी, उनका खून बहाया जाता था, और एलिजाबेथ उस खून से नहाने लगी। उसके किलों में ऐसे उपकरण थे, लोहे के पिंजरे, स्टील के ब्लेड, जहां एक लड़की को अंदर बंद किया जाता था और ऊपर से ब्लेड से उसे काटते रहते थे। नीचे खड़ी होती थी एलिजाबेथ और खून उस पर गिरता रहता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसकी क्रूरता और भी बढ़ती गई, और साथ ही बढ़ती गई विक्टिम्स की संख्या। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इतने लोग गायब हो रहे थे और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। हमारी हर कहानी में यही होता है ना, जब भी कोई गरीब गायब होता है तो सवाल कोई नहीं उठाता, और यहाँ भी यही था। जब तक विक्टिम्स गरीब थे कोई सवाल नहीं उठा रहा था,
लेकिन जब उसकी नई साथी एहजसी मजोरबा ने सलाह दी कि आप उच्च वर्ग की लड़कियों को टारगेट करो, शायद उसने यहीं पे गलती की थी। बिल्कुल, क्योंकि जब भी कोई बड़े खानदान से आता है तो उसकी जांच पड़ताल जरूर होती है। अब गायब होने लगी अमीर घरों की लड़कियां। चर्च के पादरियों ने सवाल उठाए, लाशें, हाँ सामान्य दफन, और फिर शक यकीन में बदलने लगा। वक्त था 29 दिसंबर 1610 का। ग्योर्गी थुराजो सैनिकों के साथ उसके किले में पहुंचे। और अंदर क्या मिला? जो लोग कहते थे वो सब सच था। यातना के सबूत, लाशें और जिंदा पीड़ित। 1611 उसके नौकरों पर मुकदमा चला। गवाहों ने बताया कैसे वो लड़कियों को यातना देती थी। यहाँ तक कि 650 पीड़ितों की एक सूची भी सामने आई। 650? ये नंबर बार बार क्यों आ रहा है? हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एलिजाबेथ बतौर खुद कभी कोर्ट में पेश नहीं हुई। पेश नहीं हुई? तो फिर क्या हुआ आगे? उसे उसके ही कमरे में कैद कर दिया गया। दरवाजे, खिड़कियां सब बंद, सिर्फ एक छोटा सा छेद जहां से खाना दिया जाता था। एक रानी अब एक कैदी बन चुकी थी। वक्त आया 21 अगस्त 1614 का। वहीं उसी कमरे में उसकी फाइनली मौत हो गई। एक औरत जिस पर 600 से ज्यादा हत्याओं का आरोप था। ना कोई पब्लिक ट्रायल, ना कोई अंतिम सच। तो सवाल अब भी वही है, क्या एलिजाबेथ बथौरी वाकई में एक मॉन्स्टर थी या फिर इतिहास ने उसे ऐसा बना ही दिया? एक किला जिसकी दीवारों ने चीखें सुनी, एक नाम जिसे सदियों तक लोग लेने से डरते रहे, एलिजाबेथ बथौरी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या ये सब सच था? हाँ, क्योंकि ना कोई पब्लिक ट्रायल हुआ कभी, ना कोई बड़ा खुलासा हुआ, और इतिहास हमेशा ताकतवर लोगों के हाथों से लिखा जाता है। मतलब संभव है कि वो एक खतरनाक हत्यारी थी, या शायद वो किसी साजिश का हिस्सा बन गई थी। सवाल चाहे जो भी हो, कि किलों में जो कुछ भी हुआ वो इंसानियत के सबसे अंधेरे हिस्सों को दिखाता है। और शायद आज भी महलों की दीवारों के बीच कोई सन्नाटा नहीं है। कहते हैं कुछ रातों में वहां से हल्की हल्की चीखें सुनाई देती हैं, और ध्यान से सुनो तो लगता है जैसे कोई अब भी बचाने की गुहार लगा रहा है। और तुम्हें एक बात पता है? क्या? एलिजाबेथ बथौरी एक ऐसा नाम है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है, और इसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। फिलहाल ये थी आपकी एक ऐसी कहानी जो भरी थी दर्द से और चीखों से, अंधेरे से। मैं हूं आपकी आरजू नती, चाहती हूँ आपसे विदा। और मैं आरजे आयुषी। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बाय बाय, टेक केयर।